रिटर्न ऑफ कहानी शुरू करते हैं आज की नई कहानी, जिसके लेखक हैं ललित मोहन पांडे जी। यह इस कहानी का 5वां भाग है। इस कहानी के बाकी 4 भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए यह भाग शुरू करते हैं। श्याम किशोर। अनुपम भैया, कुसंगति में पड़कर व्यक्ति की सोच भी घटिया हो जाती है, वाणी में विष घुल जाता है और आचरण हैवानों जैसा हो जाता है। यह सारे दुर्गुण मैं आपके अंदर तब से देख रहा हूँ जब से आप आए हैं। अरे, आपके जैसे पुत्र से मेरे जैसा नौकर ही अच्छा होता है। क्या क्या सपने पापा जी और मम्मी जी ने आपको लेकर सजोए थे, लेकिन आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए माता पिता के उन सभी सपनों को धूल में मिला दिया। आप तो निश्चल स्वभाव के सीधे साधे इंसान थे, लेकिन अब आप एक निर्दयी, पाषाण हृदय वाले कृतघ्न इंसान बन गए हैं। पापा जी की मृत्यु के कुछ दिन ही बीते हैं। मम्मी जी की उदासी और उनके दुख से आपको कुछ लेना देना नहीं है। रोते रोते मम्मी जी की आंखों से आंसू सूख गए हैं। पुत्र होने के नाते आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे दुख भरे क्षणों में मम्मी जी के पास कुछ समय व्यतीत कर उनको सांत्वना देते। लेकिन आप तो इतने खुदगर्ज निकले कि आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए पापा जी की निशानी को नीलाम कर पैसा लेकर अमेरिका भागने की तैयारी में लगे हैं। मुझे याद है कि जब पापा जी को हार्ट अटैक पड़ा था, तब किस प्रकार मम्मी जी रोते हुए अपने इकलौते पुत्र से पिता को देखने और उनके इलाज कराने के लिए अनुरोध कर रही थी। लेकिन आपने पत्नी प्रेम में बहाना बनाते हुए पिता के प्यार और दुलार को भुला दिया। आपको यह कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई कि मम्मी, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, पैसे की आवश्यकता होगी तो बता दीजिएगा, मैं पैसे भिजवा दूंगा। कृतघ्नता और निर्लज्जता की इससे बड़ी मिसाल और कहाँ देखने को मिलेगी। यदि पैसे से ही रिश्ते खरीदे जाते तो इंसानियत मर जाती। स्वार्थ से अंधे होकर आप तो सब भूल गए हैं, लेकिन मुझे भली भांति याद है, बचपन में आपको एक छींक भी आती थी, पापा जी आपको देखने के लिए तत्काल डॉक्टर बुलाते थे और स्वयं बेचैन हो जाते थे। मम्मी जी ऐसे व्याकुल हो जाती थी जैसे आपको परेशानी न होकर वह स्वयं बीमार हो गई हों। धिक्कार है आपके ऊपर कि आपने उस देवतुल्य पिता को हार्ट अटैक पड़ने पर स्वयं न आकर पैसे भेजने का फरमान सुनाकर आपने मम्मी जी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। आपको इस बात की जानकारी होते हुए भी अनजान बन रहे हैं कि पापा जी केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी थे। उनकी बीमारी का खर्च सरकार उठाती है। यह भी आपको बताना चाहता हूँ कि पापा जी को जितनी पेंशन मिलती है, शायद उतनी आपकी तनख्वाह भी नहीं होगी। आपके ही गम में पापा जी जैसे कोमल हृदय के दयालु और परोपकारी व्यक्ति का साया हम लोगों के ऊपर से उठ गया। मैं आपकी तरह कृतघ्न नहीं हूँ। पापा जी मेरे विपत्ति में पालनहार बनकर मुझे सहारा दिया था। उन्होंने मुझे अपने पुत्र के समान ही समझा। वह जीवन प्रयत्न मुझे श्याम बेटा कहकर ही पुकारते थे। यदि मुझे वह नौकर कहकर पुकारते, मुझे कदापि बुरा न लगता, क्योंकि वह मुझे नौकर की हैसियत से मेरे गांव संग्रामपुर से यहाँ लाए थे। इसलिए मैं उनको आजीवन ईश्वर के समान ही पूछता रहूँगा। लेकिन आज आपके मुंह से नौकर शब्द सुनकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद यह सब आप अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। मेरे मुंह से धर्मपत्नी का नाम निकलते ही मंजरी भाभी आग बबूला होते हुए श्याम भैया के ऊपर ऊंचे स्वर में बिगड़ने लगी। वह टूटी फूटी हिंदी में उनसे कहने लगी कि आपके घर में नौकरों की इतनी औकात बढ़ी हुई है कि वह मालिकों से ऐसे बात कर रहे हैं और आप बुज़दिलों की तरह से यह सब सुन रहे हैं। मेरा नौकर अगर ऐसे बोलता तो मैं उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देती। मंजरी भाभी ने इतना बोलकर जैसे मेरे मन की मुराद पूरी कर दी थी। मैं जान रहा था कि न्यूयॉर्क जाने से पहले अनुपम भैया ऐसे नहीं थे। यह सारा पाठ इसी नारी मंजरी भाभी के द्वारा इनके रोम रोम में भरा गया है। मैंने जो तेज आवाज से मंजरी भाभी को डांटा, शट अप, तुम्हारी जैसी नारियां ही पूरे नारी समाज को कलंकित करती हैं। पापा जी के हार्ट अटैक आने की खबर अब मम्मी जी ने अनुपम भैया को दिया था और वह अपने पिता को देखने के लिए आने को तैयार हुए थे। तब अपने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक पुत्र को अपने पिता के विपत्ति के क्षणों में मिलने से यह कहकर रोक दिया था कि आप अपने पिता को देखने के लिए इंडिया जाएंगे तो मैं आपसे डिवोर्स ले लूँगी। इसको इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर उतरकर एक ब्लैकमेलिंग की संज्ञा दी जाएगी। अनुपम भैया के ऊपर आपका मायाजाल का जादू तो चल गया था। यदि उनके स्थान पर मैं होता तो तलाक के पेपर तुरंत मंगवाकर अपना हस्ताक्षर कर आपके मुंह पर मार देता
और अपने पिताजी को देखने के लिए चला आता, क्योंकि तलाक के बाद तुमसे अच्छी दूसरी पत्नी तो मिल सकती है, लेकिन पापा जी की मृत्यु के बाद मेरे पापा जी वापस दोबारा मिल नहीं सकते। अनुपम भैया और मंजरी भाभी के द्वारा मम्मी जी और पापा जी को दिए गए दुख के कारण उनके अंतर्मन की पीड़ा का मुझे एहसास था। उनको दुखी देखकर मुझे अनुपम भैया और मंजरी भाभी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज उन लोगों ने मुझे बोलने का अवसर देकर मेरे अंदर के भड़ास को निकालने का जैसे मौका दे दिया था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे द्वारा अनुपम भैया और मंजरी भाभी की निंदा कड़वे शब्दों में किए जाते समय मम्मी जी चुपचाप शांत भाव से यह सब देख रही थी। उन्होंने बीच में मुझे बिल्कुल टोका नहीं था, क्योंकि मैं एक कड़वा सच उन लोगों को सुना रहा था। मेरे द्वारा मंजरी भाभी को तीखे शब्द सुनाए जाने से वह गुस्से से तिलमिला उठी थी। वह अपने नाक भों सिकोड़ते हुए तेज कदमों से कमरे से चली गई थी। गुस्साई हुई मंजरी भाभी को कमरे में जाता देखकर अनुपम भैया डर गए थे। उनको लगने लगा कि आज मंजरी भाभी का सारा गुस्सा उनके ऊपर ही उतरेगा। इसका कारण मैं था। वह हड़बड़ाकर दौड़े दौड़े मंजरी भाभी के कमरे में उनको मनाने के लिए पहुंच गए थे। मंजरी भाभी गुस्से में अनुपम भैया से तेज तेज आवाज में आक्रोश भरे शब्द में कहने लगी कि मैं इसलिए इंडिया नहीं आना चाहती थी। आपके नौकर ने मेरी बेइज्जती कर दी। इस बदतमीज नौकर को अभी इसी वक्त बाहर का रास्ता दिखाइए, वरना मैं अगली फ्लाइट से अमेरिका चली जाऊंगी। मंजरी भाभी के द्वारा अनुपम भैया की चाबी भर दी गई थी, इसलिए मेरे पास आकर उनको अपना सारा भड़ास मेरे ऊपर उतारना बिल्कुल स्वाभाविक था, और उन्होंने वही किया था। बाहर निकलते ही वह मेरे ऊपर भड़क गए और मुझसे कहने लगे, बदतमीज, नालायक, नौकर होते हुए भी मालिक को नसीहत देता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। इसी समय मेरे घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा अपना चेहरा हम लोगों को कभी मत दिखाना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझको अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का नसीहत देने वाले अनुपम भैया ने ही आज पत्नी के इशारों पर मर्यादाओं की सारी सीमा पत्नी प्रेम में लांग डाली थी। मुझको उनके ऊपर क्रोध नहीं आया, बल्कि उनके ऊपर मुझे तरस आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस जीवन में आप मुझको कभी गाली भी देंगे। आपने होश भी नहीं संभाला था तब पापा जी मुझे इस घर में लाए थे। आपको बचपन में मैंने अपनी गोद में खिलाया है, गोद में लेकर घंटों तक टहलाया करता था। गोद से जैसे ही मैं आपको उतारता था, आप फिर से मेरी गोद में आने की जिद करने लगते थे। मम्मी जी भी जब आपको गोद में लेने का प्रयास करती थीं, तब भी आप मेरी गोद नहीं छोड़ते थे। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे आपके बचपन का एक एक लम्हा पूरी तरह से याद है। आप कितनी बार मेरे ऊपर अपना मलमूत्र त्याग दिया करते थे, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। मैं मम्मी जी को भी नहीं बताता था। आपको बाथरूम में ले जाकर उसको मैं धुल देता था। वह एक नौकर के नाते नहीं, बल्कि आपके प्रति मेरे अपार स्नेह के कारण होता था। जब आप तोतली आवाज में थोड़ा बहुत बोलने लगे थे, तब आप मुझे श्याम भैया के स्थान पर आम भैया कहकर पुकारते थे। मेरी हंसी छूट जाती थी और आपकी वह मीठी आवाज मुझे बहुत पसंद आती थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि समय और कुसंगति के कारण आज वही आपका आम भैया एक बदतमीज नालायक नौकर बन गया है। जहाँ तक घर से जाने की बात आप कर रहे हैं, वह आप किस हैसियत से कर रहे हैं? यह घर आपका नहीं है, इसको पापा जी ने बनवाया था और यह उनका घर है। पापा जी के मृत्यु के बाद अब यह घर मम्मी जी का है। पापा जी ने मम्मी जी की उपस्थिति में मुझे वचन दिया था कि इस घर से जाने के लिए मुझसे कोई नहीं कहेगा। मेरे इतना कहते ही अनुपम भैया तिलमिला गए और मम्मी जी की ओर मुखावित होते हुए उनसे कहने लगे, मम्मी, इस आदमी को अभी तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दीजिए। अनुपम भैया के इतने कहने पर मम्मी जी ने मेरा साथ दिया और अनुपम भैया से बोली कि बेटा अनुपम, आप व्यर्थ में वाद विवाद कर बात आगे मत बढ़ाइए। श्याम ठीक ही कह रहा है। तेरे पापा ने इसको वचन दिया था कि इस घर से जाने के लिए तुझसे कोई नहीं कहेगा। मम्मी जी के द्वारा यह बात कहते ही अनुपम भैया मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए उनसे भी उलझ गए और कहने लगे, आप अपने बेटे का पक्ष न लेकर इस नौकर का साथ दे रही हैं। गुस्से से आग बबूला होकर वह भी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तब मैंने पीछे से आवाज लगाकर उनको रोकते हुए बोला, अनुपम भैया, मेरी आखिरी बात सुनते जाइए। वह पल भर के लिए रुक गए। तब मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, आपने मेरा इतना अपमान किया है, इसके बावजूद भी मेरे हृदय में आपके प्रति वही प्यार है जो कभी आपके बचपन में हुआ करता था। मैंने तो कड़वे शब्दों में अपनी बातें कहकर आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया था,
लेकिन अफ़सोस है कि आपकी आत्मा स्वार्थ की चादर ओढ़कर सो गई है। मेरे द्वारा कहे गए कड़वे शब्दों के लिए आपको जो कष्ट हुआ है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस कहानी में आगे क्या हुआ? क्या मम्मी जी घर बेचने को तैयार हो गईं या नहीं? और वह वृद्धाश्रम में कैसे पहुंच गईं? इन सब बातों को जानने के लिए हमारे अगले भाग को देखिएगा, जो कि कल शाम तक इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।